चलो तो बुक लेकर आ जाओ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का दूसरा चैप्टर और इसका नाम खुद एक सवाल है। जैसे हमने पिछले वीडियो में मैटर यानी पदार्थ के बारे में समझा था, तो यहाँ सवाल पूछा गया है कि क्या जो मैटर हमारे आसपास है वो शुद्ध है, प्योर है या फिर मिक्सचर है। बेसिकली ये चैप्टर आपको मैटर के केमिकल नेचर को समझाने की कोशिश करता है। चलो फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं। आम आदमी के लिए स्क्रीन पर दिखाई गई वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें वे शुद्ध कहते हैं। शुद्ध का मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है, मगर जो साइंटिस्ट है और मेरे और आप जैसे साइंस पढ़ने वाले लोग हैं इन्हें शुद्ध नहीं मानते, बल्कि हम इन्हें मिक्सचर मानते हैं यानी मिश्रण मानते हैं। मिक्सचर यानी कि दो या उससे ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ। जैसे दूध का एग्जाम्पल है, दूध में वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तभी तो आप तंदुरुस्त होते हो। रोज़ पिया करो। इसलिए दूध क्या है, एक मिक्सचर है। अच्छा, तो साइंटिस्ट किसको प्योर मानते हैं? साइंटिस्ट उसी मैटर को शुद्ध कहते हैं जिस पदार्थ के सभी कण समान केमिकल नेचर के होते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट धैर्य रखो, थोड़ी देर में सब समझ में आने लगेगा। आओ पहले मिक्सचर क्या होता है वो समझते हैं। हमारे चारों तरफ ज़्यादातर पदार्थ दो या उससे अधिक प्योर कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो समुद्र का पानी हो या फिर मिनरल हो या फिर मिट्टी ही क्यों न हो, ये सारे मिक्सचर हैं। तो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी? एक या एक से अधिक प्योर एलिमेंट या फिर कंपाउंड से मिलकर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। एलिमेंट्स ये बहुत सारे हैं जिन्हें आगे चलकर हम पढ़ेंगे। वैसे इसे पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, आप इसे देख लीजिए, बस इसका नाम जान लीजिए, आगे हम समझेंगे इसके बारे में। अब देखो, ये मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं। एक है होमोजीनस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण। पहले ये फिगर देखो, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। अब देखो, घर में सैलेड बनते हुए तो देखा ही होगा, प्याज, गाजर, खीरा, मूली, इन सबको काट करके मिक्स कर दिया जाता है। चलो कुछ क्वेश्चन का आंसर दो। अब मिक्स करने के बाद जो कंपोनेंट है, ऑनियन है, कैरेट है, इन सबको आप देख पा रहे हैं या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, आप देख पा रहे होंगे क्योंकि ये कंपोनेंट काफ़ी बड़े बड़े हैं। अब बताओ कि अगर ये कहूँ कि इन सबको अलग अलग कर दो, सारे कंपोनेंट का मतलब प्याज, खीरा, ककड़ी, इन सबको अलग अलग कर दो, तो क्या कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। खबरदार, अभी कोई खाएगा नहीं, जोक्स अपार्ट। तो हमने ये समझा कि ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट को आसानी से देखा जा सके, आसानी से अलग किया जा सके, उसे हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं, यानी समान रूप से नहीं मिलने वाले। चलो अब दूसरा समझो। ब्रास यानी पीतल देखा होगा आपने, जो दिखने में तो सोने जैसा होता है लेकिन ये सोना नहीं होता है। दो धातुओं यानी कि मेटल से मिलकर के ये बनता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड एलॉय भी कहते हैं। वो दो मेटल जिनसे ये मिलके बनता है वो होती हैं तांबा यानी कि कॉपर और दूसरा जस्ता यानी कि जिंक। इन दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बनता है उसे हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं, यानी कि पीतल एक होमोजीनस मिक्सचर है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ब्रास किन दो धातुओं से मिलकर बनता है, और अगर एग्जाम में भूल जाओ तो मुश्किल की घड़ी में भगवान को याद करना, और माता पिता भगवान का रूप होते हैं। पिताजी को याद करना, पी से पीतल बना लेना, ता से तांबा बना लेना और जी से जिंक बना लेना। पिताजी एक नंबर दिला जाएंगे। चलो ये एग्जाम्पल अगर टफ लग रहा है तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉफ़ी का। कॉफ़ी तो पी ही होगी दूध में कॉफ़ी पाउडर मिक्स करके। चलो अब सवाल का जवाब दो। एक कप कॉफ़ी है, मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों इसको शेयर करके पीना चाहते हो। 2 कप ले लिया दोनों में, आपने उसे पलट दिया। तो अब एक बात बताओ, क्या दोनों की कॉफ़ी सेम टेस्ट की होगी या फिर अलग अलग टेस्ट की? ऑब्वियस सी बात है कि सेम टेस्ट की होगी, यानी कि होमोजीनस मिक्सचर में कंपोनेंट पूरे मिक्सचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कॉफ़ी में कंपोनेंट क्या है? दूध है, चीनी है, कॉफ़ी पाउडर है। अब ये बताओ, इन्हें देख पा रहे हो अलग अलग? नहीं, बिल्कुल नहीं। चीनी घुल गई है, कॉफ़ी पाउडर मिक्स हो गया है और इतने छोटे साइज के पार्टिकल हो गए हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है। ये अलग बात है, माइक्रोस्कोप से दिखेगा बट नेकेड आई से नहीं दिख रहा। अच्छा, अब इन सबको जितने कंपोनेंट हैं कॉफ़ी के, इनको अलग अलग कर दो, बताओ कर पाओगे? तो जवाब ये है कि अलग तो हो जाएगा बट बहुत ही मुश्किल से, बहुत टाइम लगेगा। चलो होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर समझ लिया। जिसको नहीं समझ आया दोबारा देख लो, डाउट कमेंट कर देना। अभी मिक्सचर के बारे में थोड़ा और है जो हमें जानना है, मगर उसको बताने से पहले सॉल्यूशन यानी विलयन के बारे में जान लो। और जब हम मिक्सचर और सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखो, सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर ही होता है। अभी जैसे पीछे कॉफ़ी बनाई थी, पिछले चैप्टर में नींबू पानी बनाया था, और जो स्कूल के बाहर सोडा वाटर पीते हो आप लोग, ये सब एक सॉल्यूशन है यानी कि विलयन है। ये एग्जाम्पल सॉल्यूशन के लिए भी सही है, क्योंकि सॉल्यूशन और होमोजेनस मिक्सचर एक ही होते हैं। ध्यान रखना, कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है विलायक यानी कि सॉल्वेंट, जिसमें कुछ मिलाया जाएगा और इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और दूसरा होता है सॉल्यूट यानी कि विलेय, जिसे सॉल्वेंट में घोला जाएगा।
और ये कंपैरेटिवली कम मात्रा में होगा। कहने का मतलब जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाया जाएगा तब जाकर के सॉल्यूशन बनेगा। छाप लो दिमाग में ये फॉर्मूला। एग्जाम्पल से समझो, गर्मी का मौसम आ गया और तुम्हें बनाना है देसी ग्लूकोज, मतलब कि नींबू नमक चीनी का घोल। तो क्या करोगे, 1 गिलास पानी लोगे, 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक, नींबू निचोड़ लोगे, यही ना। यहाँ नींबू का जूस, नमक और चीनी, इनको तो घोलना है और ये कम मात्रा में है पानी की तुलना में, तो इन सब को सॉल्यूट कहा जाएगा। और पानी जो कि ज़्यादा मात्रा में है वो इनको अपने अंदर घोलेगा, तो इसे सॉल्वेंट कहा जाएगा। और दोनों के मिल जाने के बाद जो ग्लूकोज तैयार होगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। चलो ग्लूकोज बन गया, पी लो। और अब हम मिक्सचर और सॉल्यूशन में डिफरेंस समझते हैं। मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन वहीं सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं वो पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली। इतना ज़्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं कि आप इन्हें फिल्टर नहीं कर सकते। मिक्सचर के कंपोनेंट फिजिकली एक दूसरे से मिक्स होते हैं, केमिकली नहीं, जबकि सॉल्यूशन में कंपोनेंट केमिकली मिक्स होते हैं। मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट मिक्स होते हैं वो अपना खुद का गुण अपने पास बना के रखते हैं, मिक्स होने के बाद भी नहीं बदलते। सैलेड में से ककड़ी खाओगे तो ककड़ी का ही स्वाद आएगा, प्याज का नहीं। लेकिन सॉल्यूशन में कंपोनेंट की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे जो नींबू पानी नमक का हमने घोल बनाया है, एक सॉल्यूशन है वो, क्या उसका टेस्ट इनमें से किसी से मिलता है? नहीं मिलता है। एक अलग तरीके का ही टेस्ट आएगा आपको, जो इनमें से किसी से मैच नहीं करेगा। मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं उनका कोई फिक्स रेशियो यानी कि निश्चित अनुपात नहीं होता है। अब सैलेड बनाते समय प्याज ककड़ी खीरा कौन फिक्स अमाउंट में डालता है, मगर सॉल्यूशन में कंपोनेंट निश्चित अनुपात में डालना पड़ता है, नहीं तो चाय खराब बन जाएगी अगर चाय पत्ती ज़्यादा मिला दिया तो। और लास्टली मिक्सचर 2 टाइप के हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस होते हैं, और होमोजेनस मिक्सचर का ही भाग सॉल्यूशन होता है। चलो भाई, सॉल्यूशन समझ लिया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट समझ लिया। जिसमें कुछ घोला जाएगा सॉल्वेंट है और जो घुलेगा वो सॉल्यूट है, और फाइनली जो बनेगा वो सॉल्यूशन होगा। चलो अब कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है वो समझो। कोई सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट है या डाइल्यूट है, इसका पता सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है इसके बेस पर होता है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। पिछले चैप्टर में हमने KMnO4 का सॉल्यूशन डाइल्यूट करने वाला एक्सपेरिमेंट समझा था। जिसका रंग गाढ़ा दिख रहा है वो कॉन्सेंट्रेट है, और जैसे जैसे हम पानी मिलाते गए सॉल्यूशन डाइल्यूट होता गया। दूसरा आसान घरेलू एग्जाम्पल लो। किसी दिन चाय बनी घर में और चीनी ज़्यादा हो गई, तो मम्मी लोग क्या करती हैं, थोड़ा और दूध मिला करके चीनी को डाइल्यूट कर देती हैं। चाय में चीनी कम हो जाती है। अब यहाँ चाय सॉल्यूशन है और उसमें चीनी सॉल्यूट है, तो दूध या पानी जो कि सॉल्वेंट है और ज़्यादा मिला करके सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया। मम्मी लोग कम बड़ी साइंटिस्ट थोड़ी ना होती हैं, हल्के में बस तुम लेते हो। अच्छा, कलर पर भी फर्क पड़ता है सॉल्यूशन के। कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन का कलर डाइल्यूट से ज़्यादा गाढ़ा होता है। जैसे जैसे डाइल्यूट होता जाएगा कलर चेंज होता जाएगा। कभी लैब में जाना तो वहाँ केमिकल की बोतल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट लिखा हो तो समझ लेना, और हाँ, बिना टीचर या लैब असिस्टेंट के छूना नहीं। कॉन्सेंट्रेट वाला ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लाइक कॉन्सेंट्रेट H2SO4। चलो अब संतृप्त और असंतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझते हैं। चलो जलेबी वाले के पास चलते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझाएगा। जलेबी बनाने के लिए वो चीनी का सिरा बनाता है यानी कि चाशनी। पहले वो पानी में चीनी मिलाता है, फिर घोल देता है, फिर और चीनी मिलाता है और घोल देता है। एक समय के बाद जिस टेम्परेचर पर यानी जहाँ जिस जगह वो काम कर रहा है वहाँ के टेम्परेचर पर चीनी पानी में घुलना बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि चीनी का घोल संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हो गया है। चीनी यहाँ सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट। तो डेफिनेशन क्या बनाओगे? किसी फिक्स टेम्परेचर पर जब किसी सॉल्यूशन में और सॉल्यूट नहीं घुलता, ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। पर अपना जलेबी वाला भी कम साइंटिस्ट नहीं निकला। उसने सॉल्यूशन यानी चाशनी को गर्म करना शुरू कर दिया। टेम्परेचर फिक्स था तो यहाँ उसने बढ़ा दिया, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा यही सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड था पहले फिर से अनसैचुरेटेड हो गया। यानी कि सॉल्यूशन के सैचुरेशन लेवल पर टेम्परेचर का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? फिक्स टेम्परेचर पर जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट को मिक्स किया जा सके तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। गर्म करते हुए ज़्यादा चीनी मिला दी सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा, और सॉल्वेंट नहीं बढ़ाया, तो ये चीनी वाली मिठाई बन जाएगी। कुल मिलाकर के अगर शॉर्ट में कहें तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग सॉल्यूशन की जो घोलने की कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल अलग अलग होगी। चलो अब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन समझ लिया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ लिया, और अब जो बताने जा रहा हूँ वो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो पानी वानी पी लो, रिलैक्स मूड में समझो। अगर मैंने कहा कि नमक पानी का घोल बना कर दो मुझे, फिर क्या तुम आज्ञाकारी हो, तुरंत बना के दे दोगे? अब यहाँ मैं अपने टीचर होने की आदत से तुमसे अगला सवाल पूछ दूंगा। बताओ, जो सॉल्यूशन तुमने नमक पानी का बनाया है उसमें कितने % सॉल्यूट है, यानी कितने % नमक है? तो तुम भी शाणे हो, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम बुक से एक फार्मूला निकालोगे और जवाब निकाल करके मुझे बता दोगे।
बेसिकली मैंने तो यही पूछा कि अगर पूरा सॉल्यूशन 100% है तो इसमें सॉल्यूट कितने परसेंट है, मतलब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ही तो पूछा। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना है उसे ही सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ही तो कहते हैं। अभी पीछे ही तो पढ़ा हमने। तो किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता निकालने के लिए कई मेथड होते हैं, लेकिन आपको क्लास 9th में सिर्फ 3 मेथड को समझना है, बाकी का आगे की क्लासेस में आपकी चॉइस ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से होगा। यही केमिस्ट्री है, जिसे समझ आ गया वो तो मजे लेगा, और उतना ही मजा आएगा जितना रील देखने में आता है। जोक्स अपार्ट। चलो, तो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को निकालने का जो पहला तरीका होता है उसे कहा जाता है मास बाय मास परसेंटेज। इसका फार्मूला है सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100। चलो ये एग्जांपल देख लो जो बुक में दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम नमक है और 320 ग्राम वाटर है, और आपसे कह रहा है कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आप बताइए उसे। सीधे शब्दों में पूछ रहा है कि कितने ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। तो सबसे पहले मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्मूले को देखो। न्यूमरेटर में मास ऑफ सॉल्यूट लिखना है। क्वेश्चन में सॉल्यूट क्या है, नमक है, कितने ग्राम है, 40 ग्राम है, यहाँ लिख दो। अब डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का मास लिखना है, पर क्वेश्चन में सीधे सीधे तो दिया ही नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो हमने पीछे पढ़ा है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। क्वेश्चन में सॉल्यूट 40 ग्राम दिया है और सॉल्वेंट 320 ग्राम दिया है, तो क्या होगा 40 प्लस 320 इक्वल टू 360। अब सॉल्यूशन का मास निकाल लिया। अब रख दो इसको फॉर्मूले में। फॉर्मूले में रखेंगे 40/360 इंटू 100। 0 0 से कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। अब 1 को 9 से डिवाइड करना है, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0.111, अनलिमिटेड 1। पॉइंट के बाद ज़्यादातर तो 2 लेते हैं, लेकिन यहाँ हम 3 ले लेते हैं क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना है ना। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 11.1%। तो कहने का मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में नमक कितना है, 11.1 ग्राम, और बाकी का 88.9 ग्राम क्या है, पानी। चलो अगर ये समझ गए तो इसी तरीके से मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकाला जाता है। आगे जरूरत पड़ने पर बताना, एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा इस पे। चलो क्लासिफिकेशन को देखो। सब्सटेंस 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है प्योर और दूसरा होता है मिक्स यानी मिक्सचर। अच्छा ये बताओ, एक वर्ड है मैटर जिसे हमने पिछले वीडियो में समझा, और यहाँ लिखा है सब्सटेंस, तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि वो सारी चीजें जो खाली जगह घेरती हैं और जिनमें मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं, और वो मैटर जिसका कोई स्पेसिफिक कंपोजिशन हो या फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। ये स्पेसिफिक कंपोजिशन और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आगे और अच्छी तरीके से समझ जाओ। पेशेंस। तो सब्सटेंस की 2 कैटेगरी है, एक में प्योर सब्सटेंस जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड को रखा जाता है। एलिमेंट वो है जिसे फर्दर आप और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। कंपाउंड का फिक्स कंपोजिशन होता है और इसे तोड़ा जा सकता है। आगे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आप सभी फोकस करिए मिक्सचर वाले पर। होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर हमने समझा है। होमोजीनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब जो मिक्स होगा वो पूरे जगह पर एक समान रूप से फैला होगा। होमोजीनस मिक्सचर का सॉलिड का एग्जांपल हमने देखा था, पीतल वाला। इसे एलॉय यानी कि मिश्र धातु भी कहते हैं। ब्रॉन्ज और सोल्डर ये दोनों भी एलॉय मेटल के एग्जांपल हैं। ब्रॉन्ज आपने देखा होगा, ब्रॉन्ज मेटल मिलता है 3rd पोजीशन पे जब आता है कोई खिलाड़ी। और सोल्डर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पे जब कोई तार जोड़ना होता है तो इलेक्ट्रिशियन इसका यूज करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर के लिक्विड वाले भाग को हम सॉल्यूशन कहते हैं, जिसे हमने पढ़ लिया है। गैस वाला मिक्सचर का एग्जांपल हवा यानी एयर को ले लो। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 1% में बाकी सभी गैसें मिक्स हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर भी आपने समझ लिया है। तो अब हम समझेंगे हेट्रोजीनस वाले पार्ट को। सबसे पहले जानते हैं सस्पेंशन के बारे में। जैसे हमने समझा कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट पूरी तरीके से घुल जाता है, लेकिन उसका उल्टा सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में घुलता नहीं है बल्कि सस्पेंडेड रहता है मीडियम में, यानी जो माध्यम है उसमें पड़ा रहता है। मीडियम का मतलब सॉल्वेंट से है जिसमें घोला जा रहा है, उसे मीडियम भी कहा जाता है। चलो एग्जाम्पल लेकर समझो। ग्लास में पानी लो और उसमें रेत मिट्टी को मिक्स कर दो, क्या होगा? रेत पूरी तरीके से घुलेगी? नहीं घुलेगी, पानी में मिक्स होगी, यानी कि सस्पेंडेड रहेगी। जब हम इसे कुछ देर के लिए बिना डिस्टर्ब करे छोड़ देंगे तो धीरे धीरे ये नीचे तली में जमा होने लगेगी। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। चलो अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज को समझ लो। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन के पार्टिकल को नेकेड आई से आप देख नहीं सकते। सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, कहने का मतलब है कि अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, और हम चाहें तो सस्पेंडेड पार्टिकल को फिल्टर कर सकते हैं, छान सकते हैं। अगर हम सस्पेंशन में टॉर्च से लाइट डालेंगे तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटर कर देंगे, प्रकीर्णित कर देंगे, मतलब फैला देते हैं। लाइट का पाथ हमें दिखाई देने लगता है। और अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दें, पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे तो लाइट स्कैटर ही नहीं होगी और लाइट का पाथ हमें दिखाई नहीं देगा। अब अगला है कोलाइड सॉल्यूशन।
कोलाइड सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंशन की तुलना में छोटे साइज के होते हैं और इस कारण ये पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म तरीके से फैले होते हैं। ऐसा लगता है कि होमोजीनस मिक्सचर है, पर ऐसा है नहीं। कोलाइड सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। जैसे दूध के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते और आप इसे छानकर अलग भी नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं, छन्नी से भी बाहर निकल जाएंगे। अब ये पार्टिकल छोटे तो होते हैं, लेकिन अगर हम इस कोलाइड सॉल्यूशन पर लाइट डालेंगे तो ये छोटे तो होते हैं मगर इतने तो जरूर इनकी क्षमता होती है कि ये लाइट को स्कैटर कर दे, यानी कि ये पार्टिकल लाइट को स्कैटर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और हमें लाइट का पाथ दिखाई देने लगता है। ये बात हमें सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन टिंडल ने बताई थी। इसलिए ये जो घटना है पार्टिकल्स के द्वारा लाइट को स्कैटर करने की और लाइट का पाथ दिखाई देने की, इसे हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। ये कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं और आई एम श्योर आपने जरूर देखा होगा और अब आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है। चलो अब कोलाइडल सॉल्यूशन की भी थोड़ी प्रॉपर्टी देख लो। ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। इनके पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, मगर ये इतने बड़े जरूर होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर दें। चलो कंपेयर करके समझ लो। सस्पेंशन में जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं, सॉल्यूशन में बिल्कुल छोटे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं कर पाते, और इनके बीच के साइज के पार्टिकल को हम कोलाइडल सॉल्यूशन में काउंट करते हैं। अब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम समझ लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में घुलता था, ठीक उसी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल को डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है और सॉल्वेंट की तरह जो कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है उसे हम डिस्पर्स्ड मीडियम कहते हैं। डिस्पर्स्ड को हिंदी में कहते हैं परिक्षिप्त, साधारण शब्दों में कहें तो तितर बितर होना। रोज असेंबली खत्म होने पर एक कमांड आती है, असेंबली डिस्पर्स्ड, और असेंबली में जमा लोग तितर बितर होकर के अपने अपने क्लासेस में चले जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में तितर बितर करने वाला एक माध्यम होता है जिसे डिस्पर्स्ड मीडियम कहते हैं, और इस डिस्पर्स्ड मीडियम में जो सॉल्यूट की तरह होता है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। ये जो डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में हो सकता है। अब ये टेबल देख लो, डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज की अवस्था जो है उसके आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। बस एक बात दिमाग में रख लेना, डिस्पर्स्ड मीडियम का जो अमाउंट होता है वो डिस्पर्स्ड फेज से ज़्यादा होता है। जैसे सॉल्यूशन में क्या होता था, सॉल्यूट का अमाउंट कम होता था और सॉल्वेंट का ज़्यादा, ठीक वैसे ही। जब डिस्पर्स्ड मीडियम गैसियस स्टेट में हो तो उसे हम एरोसॉल कहते हैं, जैसे कोहरा या बादल। थोड़ा समझ लो, ठंड के मौसम में फॉग आपने देखी होगी, गर्मी में नहीं होती। ठंड के मौसम में आसपास की हवा में डिस्पर्स्ड मीडियम की तरह काम करती है, यानी अपने अंदर डिस्पर्स करने की कैपेबिलिटी रखती है। और वाटर वेपर लिक्विड बन जाता है और कंडेंस्ड होकर के हवा में मिक्स हो जाता है, यानी वो डिस्पर्स्ड फेज का काम करेगा। कौन? वाटर वेपर। और अगर आप बाहर निकलते हो तो कोहरा आपके ऊपर पड़ता है और उसमें डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड में होता है, इसलिए आप गीले हो जाते हैं। ये लिस्ट ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। इसमें जो समझ ना आए वो कमेंट करो, उस पर मैं बात करूंगा। चलो बहुत मिक्सचर और सॉल्यूशन बना लिया, अब मिक्सचर और सॉल्यूशन को जरा अलग करके सेग्रीगेट करके बताओ। उससे पहले ये जानो कि सेग्रीगेट करना क्यों है। देखो कोई भी मिक्सचर हो, उसके कंपोनेंट को सेग्रीगेट करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि उसे यूज करना आसान हो जाए। हेट्रोजीनस मिक्सचर है तो उसे फिजिकल मेथड से सेग्रीगेट किया जा सकता है, जैसे कि हाथ से चुन लें या फिर छन्नी से छान लें, जो हम डेली लाइफ में करते ही रहते हैं। लेकिन सारे मिक्सचर इतनी आसानी से अलग नहीं किए जा सकते, कुछ टेक्निक लगानी पड़ती है। पहली टेक्निक है इवेपोरेशन की। यहाँ देखो समुद्र के पानी से नमक कैसे निकालते हैं। एक जगह समुद्र का पानी जमा कर दिया, फिर धीरे धीरे वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और नमक को हम निकाल लेंगे। फिर उसे साफ सुथरा करेंगे, आयोडीन मिलाएंगे और आपके घर तक पहुँचा देंगे, फिर खाओ नमक। दूसरा तरीका है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का यूज करके। दूध खरीदने जाओ तो एक फुल क्रीम दूध मिलता है और एक टोन्ड मिल्क मिलता है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि फुल क्रीम में सारे कंपोनेंट होते हैं इंक्लूडिंग फैट, मगर टोन्ड मिल्क से ये फैट कंटेंट निकाल लिया जाता है। तो ये डेयरी वाले कैसे निकालते हैं? वो भी कच्चे दूध से। घर में तो हम दही जमाते हैं, फिर उससे छाछ बनाते हैं और घी निकाल लेते हैं। डेयरी वाले एक बड़े गोल बर्तन में दूध को भर लेते हैं और उसे घुमाने के लिए मोटर लगा देते हैं। और जब कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करती है तो उस पर दो तरीके के बल लगते हैं। एक अंदर की तरफ सेंटर की ओर लगता है जिसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, और जो दूसरा है वो केंद्र से दूर लगता है यानी बाहर की तरफ लगता है, इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो दूध में जो फैट क्रीम होती है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगता है और सारी क्रीम बर्तन के चारों ओर जमा हो जाती है। बस क्या, उसे निकाल लो और फिर जो मिल्क बचा वो टोन्ड मिल्क हो गया। तीसरा तरीका है सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके। जब दो ऐसे लिक्विड जो आपस में घुलते नहीं हैं, नॉन सॉल्युबल होते हैं, उनको अलग करने के लिए ऐसे मेथड को यूज़ किया जाता है। पानी और मिट्टी का तेल मिक्स हो गया, दोनों आपस में घुलेंगे नहीं क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है। इसे अलग करने के लिए हम इसे सेपरेटिंग फनल में डाल करके छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए।
कुछ देर बाद ये दोनों लिक्विड अपनी अपनी लेयर बना लेंगे क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग है। अब बस स्टॉप कॉर्क को बंद करके धीरे से एक लेयर के नीचे से निकाल लेना है। इसे आप जब प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे तो आप वहाँ समझ लीजिएगा। अगली विधि सब्लिमेशन की है, पिछले वीडियो में बताया था, जाकर देख लो अगर नहीं याद है तो। मान लो नमक और कपूर आपस में मिक्स हो गए तो इन दोनों को कैसे अलग करोगे। अब इसके लिए मैं बताऊंगा नहीं, ये तो आप करके ही समझ जाओगे। इसी तरह सेग्रीगेशन के और भी मेथड होते हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी है, आसवन विधि है, प्रभावजी आसवन विधि है। ये सारे सेग्रीगेशन के मेथड हैं, लेकिन ये सब शायद आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने तो ये थोड़ा सा सेग्रीगेशन इसलिए बताया ताकि आपको कुछ आइडिया रहे। चलो अब फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है वो समझो। याद करो, मैटर के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कलर है, हार्डनेस है, रिजिडिटी, डेंसिटी, फ्लूइडिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जब मैटर का स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो ये चेंज फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे मैटर का कलर चेंज होता है तो इसे फिजिकल चेंज कहेंगे। बर्फ से वाटर, वाटर से वाटर वेपर, ये फिजिकल चेंज है। अब देखो, वाटर और कुकिंग ऑयल दोनों लिक्विड स्टेट में हैं, लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। कुकिंग ऑयल हवा की प्रेजेंस में क्या होगा, जल जाएगा, और वाटर आग बुझा देगा। जलना एक केमिकल चेंज होता है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखना। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। इन दोनों में डिफरेंस के बेस पर समझो। फिजिकल चेंज में मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है मगर केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता, लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर बदल जाता है। फिजिकल चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि जैसे बर्फ से पानी बना लिया और फिर पानी को आप चाहें तो बर्फ बना सकते हैं, यानी रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। मान लो आपने कागज को जला दिया, केमिकल चेंज हो गया, राख बन गई। अब राख से दोबारा कागज बना सकते हो? नहीं बना सकते, इसलिए केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंज में एक नया प्रोडक्ट बनता है। बर्फ से पानी बन रहा है, पानी से बर्फ बन रही है, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन अगर लोहे में जंग लग जाए तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, जिसे हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं। आपने देखा होगा। बाकी की जो दो बातें यहाँ लिखी हुई हैं उसे आप 3rd चैप्टर पढ़ने के बाद आकर के यहाँ पे रीड कर लेना, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझोगे। आओ अब प्योर सब्सटेंस को समझते हैं। प्योर में दो को पढ़ना है, एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। पहले एलिमेंट की बात करते हैं। रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले 1661 में एलिमेंट वर्ड का यूज़ किया। बाद में फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनियो लॉरेंट लवाइजर ने एलिमेंट की डेफिनेशन दी। तो देखो क्या डेफिनेशन दी, ये सब 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, याद रखना। उन्होंने डेफिनेशन दी कि एलिमेंट किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म है, जिसे कोई भी केमिकल रिएक्शन की मदद से आप फर्दर तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट को नॉर्मली 3 कैटेगरी, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में बांटा जाता है। मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप देख लो। मेटल शाइन करता है, यानी लस्टर करता है। लस्टर का मतलब होता है सॉफ्टली ग्लो करना। मेटल सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर का होता है। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब फ्लो होगी इनके अंदर से हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी। मेटल डक्टाइल भी होते हैं, मतलब इन्हें आप खींच करके पतले तार के रूप में, वायर के रूप में बना सकते हैं। ये मेटल मेलिएबल भी होते हैं, मतलब आप इन्हें पीट करके पतली शीट के रूप में बदल सकते हैं। और ये सोनरस भी होते हैं, मतलब कि अगर आप इसे हिट करेंगे तो आपको आवाज़ आएगी, टन टना टन 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 टारा। सोना, चांदी, लोहा, ये सब मेटल हैं। एक एक्सेप्शन है मरकरी, यानी कि पारा, जो थर्मामीटर में भरा होता है। ये होता तो मेटल है मगर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, और बाकी के मेटल ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में रहते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। नॉन मेटल लस्ट्रस, सोनरस और मेलिएबल नहीं होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल हैं। मेटलॉइड की बात करें तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ को बताते हैं, जैसे है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे नॉन मेटल हैं। ये कुछ फैक्ट दिए हैं आपकी बुक में, इन्हें बिल्कुल पढ़ लीजिए। अभी तक 100 से ज़्यादा एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, लगभग 118 से ज़्यादा ही हैं। 92 तो नेचुरली मिलते हैं, बाकी के ह्यूमन मेड हैं। इनमें से ज़्यादातर एलिमेंट सॉलिड हैं। 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होते हैं। 2 एलिमेंट मरकरी और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होते हैं। गैलियम और सीजियम को रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा 303 केल्विन पर बढ़ाने से ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। अब कंपाउंड देखो क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी कि निश्चित अनुपात में केमिकली कंबाइन होते हैं तो जो नया प्रोडक्ट बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, मिक्सचर में भी एलिमेंट और कंपाउंड मिलते थे, लेकिन अंतर क्या था? पहला ये कि मिक्सचर में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, लेकिन कंपाउंड में बनता है। जैसे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 केमिकली कंबाइन हो जाता है तो एक नया प्रोडक्ट H2O बनता है, यानी जिसे हम वाटर कहते हैं।
मिक्सचर का कंपोजिशन बदला जा सकता है लेकिन कंपाउंड का नहीं, ये फिक्स होता है। मिक्सचर वो गुण दिखाता है जो उसकी कंपोनेंट का होता है। चीनी पानी मिक्स करोगे तो चीनी का टेस्ट आएगा, कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस स्टेट में है, लेकिन वाटर बनने के बाद लिक्विड बन जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। मिक्सचर से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिजिकल मेथड से आसानी से सेग्रीगेट यानी अलग किया जा सकता है, लेकिन कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए केमिकली या फिर इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्शन कराने की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये कुल मिलाकर के अब चैप्टर खत्म होता है। बुक रीडिंग करना नहीं भूलना है, अपने डाउट्स को शेयर करना कमेंट बॉक्स में। याद रखना, एक जानकारी दूसरी जानकारी से जुड़ी होती है। अगर पहले जो बताया गया वो भूल गए तो समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए रिवाइज करते रहना। Once again, thanks for watching this video. Please like, comment and share with your friends and subscribe our channel. Jai Hind.